साथियों, ये है मानवर साहब कांसीराम जी द्वारा लिखित पुस्तक चमचा युग और इसका हम 12वां एपिसोड अपलोड कर चुके हैं। यह 13वां एपिसोड है साथियों। इसका जो अध्याय है आम्बेडकर का उत्थान नाम से अध्याय चल रहा है। इसमें शर्त संख्या 8 में कांसीराम साहब लिखते हैं, दलित वर्ग और मंत्रिमंडल। जैसे यह जरूरी है कि दलित वर्गों के पास विधायिका में सीटों के माध्यम से सरकारी कार्यवाही को प्रभावित करने की शक्ति हो, वैसे ही यह भी वांछनीय है कि दलित वर्गों को सरकार की आम नीति बनाने का अवसर मिले, और यह वे तभी कर सकते हैं जब मंत्रिमंडल में उन्हें स्थान मिले। इसलिए दलित वर्ग यह दावा करते हैं कि अन्य अल्पसंख्यकों के समान मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व के उनके नैतिक अधिकार को मान्यता दी जाए। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए दलित वर्गों का प्रस्ताव है कि निर्देश प्रपत्र में गवर्नर को यह दायित्व दिया जाए जिससे कि वह अपने मंत्रिमंडल में दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करें। अनुपूरक ज्ञापन का पाठ दिनांक 4 नवंबर 1931। दलित वर्गों के लिए राजनीतिक सुरक्षण। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और राव बहादुर आर श्रीनिवासन द्वारा आरटीसी को प्रस्तुत विशेष प्रतिनिधित्व के प्रति दलित वर्गों के दावों से संबंधित अनुपूरक ज्ञापन। पिछले वर्ष हमने स्वशासी भारत के लिए संविधान में दलित वर्गों के संरक्षण के लिए राजनीतिक सुरक्षण के सवाल पर जो ज्ञापन प्रस्तुत किया था और जो अल्पसंख्यक उपसमिति की कार्यवाही के मुद्रित खंड के परिशिष्ट 3 में संलग्न है, उसमें हमने मांग की थी कि दलित वर्गों के विशेष प्रतिनिधित्व को ऐसे एक सुरक्षण उपाय के रूप में अवश्य शामिल किया जाए, किंतु तब हमने विशेष प्रतिनिधित्व को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया था, जो हमारे दावे के अनुसार उनके लिए आवश्यक था। इसका कारण यह था कि इस प्रश्न तक आने से पहले ही उपसमिति की कार्यवाही समाप्त हो गई थी। अब हम उस कमी को इस ज्ञापन के माध्यम से दूर करना चाहते हैं, ताकि यदि अल्पसंख्यक उपसमिति उस प्रश्न पर इस वर्ष विचार करती है तो उनके सामने आवश्यक विवरण हो। विशेष प्रतिनिधित्व की मात्रा का प्रांतीय विधायिकाओं में विशेष प्रतिनिधित्व। बंगाल सेंट्रल प्रोविंस, मध्य प्रांत, असम, बिहार, उड़ीसा, पंजाब और यूनाइटेड प्रोविंस संयुक्त प्रांत में दलित वर्गों की साइमन कमीशन और भारतीय केंद्रीय समिति द्वारा अनुमानित उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिले। मद्रास में दलित वर्गों को 22% प्रतिनिधित्व मिले। नंबर 3, बम्बई में सिंध। यदि बम्बई प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना रहता है तो दलित वर्गों को 16% प्रतिनिधित्व मिले। यदि सिंध बम्बई प्रेसिडेंसी से अलग होता है तो दलित वर्गों को प्रेसिडेंसी के मुसलमानों के बराबर ही प्रतिनिधित्व मिलेगा, क्योंकि दोनों की जनसंख्या बराबर है। संघीय विधायिका में विशेष प्रतिनिधित्व। संघीय विधायिका के दोनों सदनों में दलित वर्गों को भारत में उनकी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिले। आरक्षण। विधायिकाओं में प्रतिनिधित्व के इस अनुपात का निर्धारण हमने यह मानते हुए किया है कि साइमन कमीशन खंड 1 पृष्ठ 40 और इंडियन सेंट्रल कमेटी भारतीय केंद्रीय समिति द्वारा दिए गए दलित आबादी से संबंधित आंकड़े सीटों के वितरण के लिए एक समुचित आधार के रूप में स्वीकार होंगे। नंबर 2, संघीय विधायिका में समूचा भारत आ जाएगा, जिस स्थिति में भारतीय राज्यों में केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों में और असम्मिलित क्षेत्रों में दलित वर्गों की जनसंख्या और गवर्नर
के प्रांतों में उनकी जनसंख्या संघीय विधायिका में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व की मात्रा की गणना के समय एक अतिरिक्त मद होगा। तीसरा, ब्रिटिश भारत के प्रांतों के प्रशासनिक क्षेत्र वैसे ही बने रहेंगे जैसे इस समय हैं, किंतु यदि जनसंख्या के आंकड़ों से संबंधित धारणाओं को चुनौती दी जाती है, जैसा कि कुछ निहित पक्ष धमकी देते हैं, और यदि एक नई जनगणना में दलित वर्गों का अनुपात कम आता है, अथवा यदि प्रांतों के प्रशासनिक क्षेत्रों में बदलाव होता है और उससे आबादी का मौजूदा संतुलन बिगड़ता है, तो दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व के अपने अनुपात को सुधारने और अधिक प्रतिनिधित्व का दावा करने का अधिकार आरक्षित रहेगा। उसी तरह यदि अखिल भारतीय संघ अस्तित्व में नहीं आता, तो वे संघीय विधायिका में उस आधार पर आकलित उनके प्रतिनिधित्व के अनुपात में पुनः समायोजन को तैयार रहेंगे। प्रतिनिधित्व की पद्धति। पहला, दलित वर्गों को अपने मतदाताओं को पृथक निर्वाचक मंडलों के माध्यम से प्रांतीय तथा केंद्रीय विधायिका के लिए अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होगा। संघीय अथवा केंद्रीय विधायिका के ऊपर सदन में उनके प्रतिनिधित्व के लिए यदि प्रांतीय विधायिकाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव का फैसला किया जाता है, तो जहां तक ऊपरी सदन में प्रतिनिधित्व का सवाल है, दलित वर्ग उस स्थिति में अपने पृथक निर्वाचक मंडल के अधिकार को छोड़ने के लिए तैयार होंगे कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की किसी भी प्रणाली में उन्हें उनकी सीटों के कोटे की गारंटी के लिए प्रबंध किए जाएंगे। दूसरा, दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के स्थान पर संयुक्त निर्वाचक मंडलों और आरक्षित सीटों की प्रणाली केवल तभी लागू हो सकेगी जब निम्नलिखित शर्तें पूरी होंगी। क, संबंधित विधायिकाओं में उनके प्रतिनिधियों के बहुमत की मांग पर जनमत संग्रह और उसके परिणाम स्वरूप मताधिकार प्राप्त दलितों का पूर्ण बहुमत हो। ख, ऐसा कोई जनमत संग्रह 20 साल की अवधि तक और तब तक नहीं कराया जाएगा जब तक सभी के लिए सभी जगह वयस्कों को मताधिकार की व्यवस्था स्थापित न हो जाए। इसी के साथ साथियों, मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद साथियों।